अगला हमारा जो प्रीपोजिशन है वो है ओ प्रीपोजिशन। ओ प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है? देखो फर्स्ट है इसका बीमारी के लिए। यदि किसी बीमारी के कारण किसी व्यक्ति की डेथ हो रही है, किसी बीमारी के कारण किसी व्यक्ति की डेथ हो रही है, तो हम कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? ओ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। ओ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। यदि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ये बीमारी है, जैसे मतलब ये दो नाम लिख रखें कि वही बीमारी है, बीमारी चाहे कोई सी भी, यदि जो भी डिजीज है, यदि उसकी वजह से किसी व्यक्ति की डेथ हो रही है, तो हम कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? ओ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। पहला एग्जांपल है ही डाइड ऑफ कैंसर। कैंसर एक क्या है? डिजीज है। उस डिजीज के कारण किसी व्यक्ति की क्या हुई है? मृत्यु हुई है। तब हम कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? ओ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में अगला हमारा एग्जांपल है ही डाइड ऑफ कोलेरा। कोलेरा बोला जाता है हैजे को। ये भी एक क्या है? डिजीज है। उस डिजीज के कारण किसी व्यक्ति की डेथ हुई है, तो हम क्या करेंगे? ओ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। जाहिर सी बात है, आप इतनी बात ध्यान में रखो कि यदि किसी बीमारी की वजह से किसी व्यक्ति की डेथ हो रही है, क्योंकि इसमें यदि आपके एग्जांपल आया तो ये इस प्रकार से आएगा, सी डाइड, यहाँ पे ब्लैंक आएगा, यहाँ पे कैंसर वर्ड आएगा, कोलेरा आएगा, जो अदर डिजीज है वो डिजीज का नाम आएगा। और अब आपको ब्रैकेट में से फिलअप करना है क्या? यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक करना है, तो वो क्या करना है? ओ करना है। क्यों? क्योंकि किसी बीमारी के कारण यदि किसी व्यक्ति की डेथ हो रही है, तो उसमें कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है? ओ। लेकिन जाहिर सी बात है, हम क्या करते हैं? कौन से प्रीपोजिशन में बहुत ज्यादातर स्टूडेंट इस प्रीपोजिशन पे जाते हैं, वो होता है फ्रॉम। वो होता है फ्रॉम। हम क्या करते हैं? सी डाइड फ्रॉम कैंसर। वो कैंसर से मर गया, अर्थात कैंसर से उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ पे फ्रॉम का अर्थ लगाते हैं, हम अर्थ लगा के करते हैं ये से। किससे मर गया? कैंसर से मर गया। तो इसका मतलब ये प्रीपोजिशन लगाते हैं, ये प्रीपोजिशन लगाते ही क्या हो जाता है? हमारा गलत हो जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है क्या, कि यदि किसी बीमारी की वजह से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, यदि किसी बीमारी की वजह से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, तो हमें कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है? ओ प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। अब उसके बाद में देखो, मूल स्वरूप दर्शाने के लिए, अर्थात वस्तु की रासायनिक अवस्था में परिवर्तन नहीं होने पे। देखो, एक वस्तु की दो अवस्थाएं होती है, एक तो होती है रासायनिक अवस्थाएं और एक होती है भौतिक अवस्था। रासायनिक, जैसा कि आप साइंस में पहले पढ़ चुके हो कि भौतिक अवस्था किसको बोलते हैं, रासायनिक अवस्था किसको बोलते हैं। अब यदि किसी वस्तु की भौतिक अवस्था होती है स्थूल अवस्था, उसकी बनावट, उसका आकार, उसका रंग रूप। एक होती है रासायनिक अवस्था, वो उसकी है संरचना, वो किसके माध्यम से बनी हुई है। यदि उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जैसी अवस्था में वो थी, और यदि वैसी की वैसी बाद में बन रही है, तो इसका मतलब उसमें कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा? ओ प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। अब देखो एग्जांपल है, चेयर्स आर मेड ऑफ वुड। चेयर्स आर मेड ऑफ वुड। ये जो मेज है वो किससे बनी हुई है? कुर्सियां किससे बनी हुई है? लकड़ी से बनी हुई है। अब ये क्या है? देखो, लकड़ी का हमने क्या किया है? उसका रंग रूप और उसका आकार को परिवर्तन किया है। केवल मात्र उसकी जो भौतिक अवस्था है, केवल मात्र जो उसकी भौतिक अवस्था है उसमें परिवर्तन किया है, भौतिक अवस्था में परिवर्तन किया है। लेकिन क्या नहीं किया हमने? रासायनिक अवस्था में परिवर्तन नहीं किया। अर्थात उसकी रासायनिक अवस्था है, लकड़ी की जो रासायनिक अवस्था है, उसमें कोई उसके गुण धर्म वगैरह है वो चेंज नहीं होंगे। जैसी लकड़ी थी वैसी की वैसी वो लकड़ी रहेगी। लेकिन मात्र हमने केवल इतना किया कि क्या कर दिया? उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन कर दिया। लकड़ी का हमारे पास जो स्टूल था उसको एक आकार दे दिया, उससे क्या बना दी? कुर्सी बना दी। उसकी रासायनिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। टिन इज मेड ऑफ आयरन। टिन बना हुआ है, टिन जिसको बोलते हैं वो किससे बना हुआ? आयरन से। एक लोहे का कोई टुकड़ा था जिसको हमने क्या किया? एक आकार दे दिया, रहा तो वो लोहे का लोहाई। तो उसमें क्या होता है? उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक अवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा है। रासायनिक अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है, तब हम कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं? ओ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। फिर अगला बिंदु है मूल स्रोत दर्शाने के। मूल स्रोत, अब इसी में देखो मूल स्रोत। मूल स्रोत बोल सकते हैं, अर्थात बोल सकते हैं उत्पत्ति। हम बोल सकते हैं उत्पत्ति, वो कहां से उत्पन्न हुआ है। अब देखो, ही कम्स ऑफ नोबल पेरेंट्स, मतलब अच्छे माता पिता से आने वाला लड़का है। वो क्या है? अच्छे माता पिता से आने वाला लड़का, अर्थात उसके माता पिता हैं वो बहुत अच्छे हैं। ये क्या होता है? ये उसका क्या है? ये उसका मूल स्रोत है या उत्पत्ति है। ये उसका क्या है? मूल स्रोत है या उत्पत्ति है। लेकिन ऑन द अदर, नीचे मैंने नोट लगा के एक चीज का उल्लेख किया है, यदि किसी वस्तु की रासायनिक अवस्था में परिवर्तन हो, तो यदि किसी वस्तु की रासायनिक अवस्था में यदि परिवर्तन हो रहा है तो फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। यदि इसमें ऊपर वाले में देखो रासायनिक अवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा है, नीचे लिखा रासायनिक अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि एग्जांपल देखो, डालडा इज मेड फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल।
डालडा होता है, डालडा घी होता है, वो किससे बनता है? वेजिटेबल ऑयल से बनता है। जैसे वानस्पतिक जो तेल होते हैं, जो उनसे उनका मिश्रण करके अनेक प्रकार के जो तेल होते हैं उनका मिश्रण करके क्या बनाया जाता है? डालडा घी बनाया जाता है। फिर हम क्या कर देते? उनका मिश्रण कर देते, तो उसका रासायनिक जो संगठन है उसमें क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। जो तेल का रासायनिक संगठन होता है वो अलग होता है, और जो डालडा होता है उसका रासायनिक संगठन अलग बन जाता है। तो जो ही अलग होगा तो ये क्या बन जाएगा? डालडा घी बन जाएगा। अब यदि हम इसको डिवाइड करना चाहें, दोबारा ये ऑयल बनाना चाहें, तो ये क्या नहीं हो सकता? ये नहीं बन सकता। तो ये नहीं बन सकता, तो उससे पहले कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है? फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा देखो, कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। दही है वो किससे बनता है? दूध से बनता है। वापिस हम दही से दूध नहीं बना सकते। वापिस हम अर्थात हम बोल सकते हैं कि यदि ऐसा परिवर्तन हो रहा है जिससे जो वस्तु है वो अपनी मूल अवस्था में वापस नहीं आ सकती। मूल अवस्था मतलब पहले वाली जो अवस्था होती है ना, उसमें वापस नहीं आ सकती, तब हम कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं? फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अब देखो इसमें आया हुआ चेयर आर मेड ऑफ वुड या टीन इज मेड ऑफ आयरन। अब जिसे मतलब हम ये कह सकते हैं चेयर्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक। चेयर्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक। जो कुर्सी है वो किससे बनी हुई है? प्लास्टिक से बनी हुई है। यदि हम इनको गलाएंगे तो ये दोबारा किसके रूप में आ जाएगी? प्लास्टिक के रूप में वापस आ जाएगी, और हम दोबारा इसको दूसरी वस्तु का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन ये क्या होता है कि यदि हम चाह के भी उससे वस्तु की दोबारा उस मूल अवस्था में नहीं ला सकते, तब उसमें क्या किया जाता है? फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अब देखो हमने दूध से क्या बनाया था? दही बनाया था, और यदि हम दोबारा चाह के यदि उस वस्तु की इस दूध की मूल अवस्था में लाना चाहें तो दूध की वापस मूल अवस्था नहीं आ सकती। तब हम कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। आगे देखो, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। जो बटर है, मक्खन है, वो किससे बनता है? मिल्क से बनता है। तो दोबारा हम क्या है? मिल्क की जो अवस्था होती है, यदि हमने बटर बना लिया तो उसके बाद में मिल्क की जो अवस्था होती है उसमें हम दोबारा नहीं ला सकते। आगे देखो, संबंध या आधिपत्य। आधिपत्य होता है अधिकार। या तो किसी व्यक्ति का किसी भी वस्तु पे अधिकार है, या किसी भी वस्तु पे आधिपत्य। आधिपत्य मतलब अधिकार है या कोई संबंध दर्शा रहा है, उस वस्तु के साथ उसका क्या है? कोई रिलेशन है। तब हम कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं? ओ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ओ प्रीपोजिशन। देखो, दिस इज द लेग ऑफ द टेबल। ये जो लेग है, अर्थात जैसे हम बोल सकते हैं ये जो स्टैंड है वो किसका है? टेबल का है। ये इसका और इसका क्या है? दोनों का रिलेशन दर्शाया जा रहा है। इसका और इसका क्या दर्शाया जा रहा है? रिलेशन दर्शाया जा रहा है। आगे जो इसका एक एग्जांपल और देखो, इट इज द बेड ऑफ द कैप्टन ऑफ द टीम। अब देखो, एक ही जगह एक ही सेंटेंस में दो क्या आए हुए हैं? प्रीपोजिशन आए हैं। दो प्रीपोजिशन आए हुए हैं, वो दोनों ऑफ आए हुए हैं। किस प्रकार से? एक में देखो, ये एग्जांपल है, इट इज द बेड ऑफ कैप्टन। इस बेड पे किसका आधिपत्य? कैप्टन का आधिपत्य। अब हमारा जो हेडिंग था, संबंध या आधिपत्य दर्शाने के लिए। संबंध या आधिपत्य। आधिपत्य मतलब होता है अधिकार। इस बेड पे किसका अधिकार है? आधिपत्य कैप्टन का। तब हम कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग किया? ओ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया। और उसके बाद में द कैप्टन ऑफ द टीम। और इस कैप्टन का संबंध किससे है? टीम से है, किसी टीम से संबंध है। और ये क्या दर्शा रहा है? यहाँ पे संबंध दर्शा रहा है। तब भी हम कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग कर रहे हैं? ओ प्रीपोजिशन का प्रयोग कर रहे हैं। अर्थात हम बोल सकते हैं यदि किसी दो वस्तुओं के मध्य या एक वस्तु या किसी व्यक्ति के मध्य संबंध दर्शाया जाए, या किसी व्यक्ति का दूसरी वस्तु के ऊपर आधिपत्य या अधिकार दर्शाया जाए, तब हम कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? ओ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। आगे देखो, अगला हमारा जो प्रीपोजिशन है वो है ओ प्रीपोजिशन। अगला जो हमारा प्रीपोजिशन है वो है ओ प्रीपोजिशन। ओ प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है वो देखो। किसी वस्तु से अलग होने पर या विच्छेद होने पर,
यदि दो वस्तुएं वो आपस में कनेक्ट है या उससे जो अलग हो रही है, विच्छेद होने का मतलब भी क्या होता है, अलग होना। यदि अलग हो रही है तब कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, ओ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। द कॉर्क इज ऑफ द बोतल, कॉर्क होता है ढक्कन, कॉर्क होता है ढक्कन, बोतल का ढक्कन किससे है, अलग है, बोतल से अलग है, ऐसे बोल सकते हैं ढक्कन है वो बोतल से अलग है। तो इन दोनों का क्या हो रखा है, संबंध विच्छेद हो रखा है, या दोनों अलग अलग हमारे सामने प्रदर्शित हो रखी है। यदि दो वस्तुएं हैं वो यदि हमारे सामने अलग अलग दिखाई जाएगी या उन दोनों के बीच में विच्छेद दिखाया जाएगा, तब हम कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, ओ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। अगला देखो, राम हैज फॉलन ऑफ द ट्री, राम किससे गिर गया, पेड़ से गिर गया, फॉलन ऑफ द ट्री, फॉलन ऑफ द ट्री। अब देखो यहाँ पे श्याम हैज फॉलन ऑफ द ट्री, श्याम कहां से गिर गया, पेड़ से गिर गया। अब ये पेड़ है, ये इससे दोनों क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, विच्छेद हो रहे हैं, तब कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, ओ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अमूमन ये सेंटेंस हम बोल सकते हैं ही स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ का मतलब होता है बंद करना, अर्थात हम क्या कर रहे हैं, लाइट जो बिजली है तथा जो फैन है दोनों के बीच में जो कनेक्शन है उसको क्या कर रहे हैं, विच्छेद कर रहे हैं, तब कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, ओ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अब इससे आगे है भावनात्मक स्थिति के बारे में। यदि भावनात्मक स्थिति होती है, अपने मन के अंदर जो भाव होते हैं, मन के अंदर जो भाव होते हैं वो स्थिति यदि हमारे सामने प्रकट की जाएगी, तब कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, ओ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। अब देखो, डू नॉट हैव योर मूड ऑफ, मूड ऑफ होता है हम जैसे बेचैन होते हैं, जिसको बोला जाता है मूड ऑफ होना। जनरली हम ये वर्ड बहुत बार यूज करते हैं और इसके साथ ये फ्रेज भी बनती है मूड ऑफ। मूड होता है मन स्थिति, मन स्थिति खराब होना, मन एक व्यक्ति की मन स्थिति खराब होती है, बेचैन होना, तब उसको बोला जाता है मूड ऑफ होना। अब तो ये क्या है, भावनात्मक स्थिति, एक व्यक्ति के मन के अंदर जो भाव है उस स्थिति के बारे में यदि प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, अर्थात बोल सकते हैं मेंटल जो इसकी स्थिति है उसके बारे में यदि ये प्रयोग किया जाएगा, तब कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, ओ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। अगला है सेकंड नंबर, डू नॉट गो ऑफ द ट्रैक। गो ऑफ ट्रैक होता रास्ता, गो ऑफ द ट्रैक, ट्रैक होता रास्ता, गो ऑफ होता है हटना। ये देखो, ये आगे जो हमारे एक बिंदु फ्रेज भी चलता है उसमें पढ़ेंगे। गो का मतलब ऐसे जाना होता है, ऑफ का मतलब बंद होना, अलग होना, लेकिन यहाँ पे होगा गो ऑफ का मतलब होता है हटना, गो का मतलब होता है हटना। डू नॉट गो ऑफ द ट्रैक, अपने ट्रैक होता रास्ता, अपने रास्ते से मत हटो। इन योर स्पीच, तुम्हारे स्पीच में तुम जो कथन कह रहे हो, तुम्हारी जो भावनाएं थी, तुम पहले जिस कथन में बोली थी, आज तुम उससे क्या कर रहे हो, हट रहे हो। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि जो भावनात्मक जो रिलेशन है उनके बारे में, या एक व्यक्ति की भावनात्मक जो स्थिति है यदि उसके बारे में स्पष्ट किया जाता है, तब कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, ओ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा जो प्रीपोजिशन है वो है टू प्रीपोजिशन। टू प्रीपोजिशन में पहला है समीप की स्थिति, समीप की स्थिति, या अर्थात बोल सकते हैं पास की स्थिति, नजदीक की स्थिति, यदि जहां पे भी दर्शाई जाएगी तो कौन से प्रीपोजिशन के माध्यम से दर्शाई जाएगी, टू प्रीपोजिशन के माध्यम से दर्शाई जाएगी। देखो, प्लीज कम टू मी, आओ मेरे पास आओ, अर्थात मेरे समीप आओ। यहाँ पे देखो पास के लिए कोई वर्ड नहीं, प्लीज कम टू मी, अर्थात ये ऐसा वर्ड बोला जाता है तो इसका अर्थ ये होता है आओ मेरे पास आओ, कृपया मेरे पास आओ। तो इसका मतलब पास का मतलब तो ये होता है, इंग्लिश में यदि वर्ड यूज किया जाता है तो नियर वर्ड यूज किया जाता है। ये ऐसा वर्ड कहाँ पे, प्लीज का मतलब अलग होता है, कम का मतलब अलग होता है, टू ये प्रीपोजिशन है, यहाँ पे मी का मतलब अलग होता है। कहीं पे नजदीक जो वर्ड भी नहीं है, पास वर्ड भी नहीं है, लेकिन इससे प्रीपोजिशन के आधार पे ये क्या होगा, प्लीज कम टू मी, इसका अर्थ ये होगा कृपया मेरे पास आओ या मेरे नजदीक। तो अर्थात हम ये बोल सकते हैं समीप की स्थिति या नजदीक की स्थिति या पास की स्थिति दर्शाने के लिए जिस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा वो कौन सा प्रीपोजिशन होगा, टू प्रीपोजिशन होगा। अब देखो, नाउ यू कैन सी हिम फेस टू फेस, फेस टू फेस होता है आमने सामने, या नजदीक की स्थिति, समीप की स्थिति यदि जहां पे भी दर्शाई जाए तो वहां पे कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता था, टू प्रीपोजिशन का। जिस प्रकार से हम ये भी बोल सकते हैं, पहले स्टोरीज में पढ़ा था साहित्य तक, ऐसा एक स्टोरी है, केप सेलर वाली स्टोरी आई भी थी, उसमें एक ऐसा एग्जांपल था, द केप सेलर विजिटेड विलेज टू विलेज, विलेज टू विलेज। अब क्या है, दोनों समीप की स्थिति है, एक गांव से दूसरे गांव, मतलब दोनों क्या है, समीप है, पास में है। तो यदि पास में है या नजदीक है तब हम कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, टू प्रीपोजिशन। ऐसा जो मैंने एग्जांपल बताया वो आपकी स्टोरी पे पहले विगत 7th में जो स्टोरी चलती है उसमें ऐसा वर्ड जरूर आया हुआ है, द केप सेलर विजिटेड विलेज टू विलेज। पूरे दिन वो क्या करता था, एक गांव से दूसरे गांव में भ्रमण करता था फॉर सेल हिज केप,
अपनी जो टोपियां थी उनको बेचने के लिए। अब यहाँ पे क्या होता है, यदि जो वस्तु नजदीक है, समीप है या पास में है, उसके लिए कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अब देखो अगला है स्थिति प्रकट करने के लिए। यदि कोई व्यक्ति स्थिति प्रकट कर रहा है, पद या दर्जा प्रकट कर रहा है, तब हम कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। ही इज सीनियर टू मी इन सर्विस। सर्विस होती है सेवा, कार्यकाल, नौकरी, उसमें क्या है वो मेरे से क्या है सीनियर है। अब ये देखो स्थिति प्रकट कर रहा है। अगला क्या है, वो अपनी और एक दूसरे व्यक्ति की दोनों की स्थिति है, उनको क्या कर रहा है, हमारे सामने रख रहा है कि वो सीनियर है या जूनियर। सीनियर का अर्थ आप समझते हो कि उससे बड़ा है पद या दर्जे में, और एक होता जूनियर, वो अर्थात उससे छोटा है। ये सर्विस की सेवा की बात कर रहा है। अब आगे देखो, रमेश ही जूनियर। जूनियर मतलब होता है छोटा, मतलब पद होता है जिस प्रकार से हम बोल सकते हैं, जैसे टीचिंग स्टाफ में आते हैं 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, तो उस आधार पे पद में बोल सकते हैं, वो अर्थात रैंक में। रैंक होता है पद या दर्जा, रैंक का अर्थ होता है पद या दर्जा। पद या दर्जे में वो क्या है, उससे निम्न है, छोटा है। तो जहां पे भी ऐसे प्रयोग आएंगे वहां पे हम कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। अगला देखो इसी में है एक और, वो है अधिमान्य। अगला अधिमान्य या प्राथमिकता। देने पर प्राथमिकता होता है सर्वप्रथम, यदि हम जिसको वरीयता देंगे, यदि सर्वप्रथम जिसको वरीयता देंगे उसको बोला जाता है प्राथमिकता देना। इसमें है मिल्क इज परफेक्टेबल टू टी। अब ये एग्जांपल आया हुआ है, मिल्क इज परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है उचित होना, अच्छा होना। टू टी, चाय के लिए क्या है, जो दूध है वो सबसे बढ़िया है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अधिमान्य या प्राथमिकता। यदि हम जिसको सर्वप्रथम मानेंगे वो क्या होगी, प्राथमिकता होगी। और हम चाय में सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसको देंगे, दूध को देंगे। अब इसमें आगे एग्जांपल देखो, आई प्रीफर मिल्क टू कॉफी। मैं किसको प्रीफर करता हूं, आई प्रीफर, मैं प्रस्तुत किसको कर रहा है, मिल्क, दूध को, टू कॉफी, कॉफी के लिए किसको प्रस्तुत कर रहा है, मिल्क को प्राथमिकता दे रहा है। यदि जहां पे अधिमान्य अर्थात सबके द्वारा मानी जाए, अर्थात हम बोल सकते हैं यदि हमारे द्वारा सबसे ज्यादा जिसको प्राथमिकता दी जाए, अर्थात पहले जिसको माना जाए, तो तब कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक और देखो, अगला इसमें एक और है, गंतव्य स्थान से पहले। गंतव्य होता जाने वाला, जहां पे हम पहुंच रहे हैं उस स्थान से पहले टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जनरली हम बहुत बार करते हैं। जिस प्रकार से एग्जांपल देखो, he goes to market। ये मार्केट क्या है, ये पैलेस है, और इस पैलेस से पहले किसका प्रयोग किया जाता है, टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। उस प्रकार से आगे देखो, सुनीता ऑलवेज कम्स टू स्कूल। अब ये स्कूल है, एक पैलेस है, गंतव्य स्थान से पहले किसका प्रयोग किया जाता है, टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है, यदि गंतव्य स्थान है तो उससे पहले कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, टू प्रीपोजिशन। ऐसे बहुत ज्यादा एग्जांपल है, जैसे आई वेंट टू जयपुर, आई वेंट टू आगरा। तो यहाँ पे जो पहले सारे आगरा है, जयपुर है, दिल्ली है, तो सभी से पहले किसका प्रयोग किया जाएगा, टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। अगला हमारा प्रीपोजिशन है, वो है फॉर प्रीपोजिशन। फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग कहां पे किया जाता है, पहला देखो, किसी व्यक्ति के लिए कार्य करना। फर्स्ट हेडिंग लगाया हमने, किसी व्यक्ति के लिए कार्य करना, अर्थात के लिए के अर्थ में। अब ये आया और के लिए, किसी के लिए के अर्थ में, अर्थात आप इसको मान सकते हैं या उसको मान सकते हैं, दोनों समान है। यदि कोई व्यक्ति किसके लिए कार्य कर रहा है तो कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अब देखो पहला एग्जांपल क्या आया है, ही इज डूइंग इट ऑल। He is doing it all for his son। He is doing, वो कर रहा है, it all, ये सभी, for his son, किसके लिए कर रहा है, अपने बेटों के लिए कर रहा है। अर्थात ऊपर हेडिंग आया हुआ किसी व्यक्ति के लिए कार्य करना।
यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के लिए कार्य कर रहा है या के लिए के अर्थ में जिससे प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है वो प्रीपोजिशन कौन सा होता है? फॉर प्रीपोजिशन होता है। अगला एग्जांपल देखो, ही हैज ब्रॉट ए बुक, वो एक पुस्तक खरीद के लिए लाया है। फॉर मी, किसके लिए? मेरे लिए, अर्थात किसी व्यक्ति के लिए कार्य करना। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के लिए कार्य कर रहा है तब फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग आता है। ही इज वर्किंग फॉर हिज लिविंग, लिविंग होती है आजीविका, अपना जीवन चलाने के लिए जो कार्य किया जाता है। ही इज वर्किंग, वो कार्य कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? ही इज लिविंग, अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपनी जिंदगी चलाने के लिए वो क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जहां पे भी कोई व्यक्ति किसी के लिए कार्य कर रहा है, कोई व्यक्ति किसी के लिए कार्य कर रहा है, किसी प्रयोजन के लिए कार्य कर रहा है, तब हम कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। अगला है, इसमें देखो, किसी का वास्ता देने के लिए हम क्या करते हैं कि कोई ना कोई कार्य करते हैं, तो यदि किसी को मेंटली प्रेशर देने के लिए, मेंटली प्रेशर देने के लिए मतलब मेंटली दबाव देने के लिए हम क्या करते हैं? उस व्यक्ति को किसी न किसी चीज का वास्ता देते हैं कि तुम्हें इस वास्ते मेरी मदद करनी होगी या ये करना होगा। वो देखो, प्लीज डू नॉट टीच, टीच का मतलब होता है चिढ़ाना। हम किसी को बार बार चिढ़ाते हैं, फॉर गॉड सेक, ये भगवान के लिए मुझे चिढ़ाना बंद कर दो, ये बोला जाता है। तो हम यहाँ पे किसका वास्ता दे रहे हैं अगले को? गॉड सेक। किसका वास्ता दे रहे हैं? गॉड सेक का। हम ये ऐसे नहीं कर रहे हैं प्लीज डू नॉट टीच मी, ये नहीं बोल रहे हैं प्लीज डू नॉट टीच मी, ये नहीं बोल रहे हैं। हम किसी का वास्ता दे रहे हैं, किसका दे रहे हैं? गॉड सेक का, भगवान की दया का वास्ता देते हुए बोल रहे हैं। तो यदि जिसका वास्ता दिया जाए उससे पहले किसका प्रयोग किया जाता है? फॉर का प्रयोग किया जाता है। आगे एग्जांपल देखो, प्लीज हेल्प मी। अब इतना सेंटेंस तो सही है, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करें, लेकिन वास्ता किसका दिया है? माय पॉवर्टी, मेरी गरीबी का। किसके लिए करो? मेरी गरीबी के लिए मेरी क्या करो? मदद करो। तो ये क्या दिया हुआ है? किसी का वास्ता दिया हुआ है। यदि हम किसी का वास्ता देते हैं, जिस प्रकार से हम बोल सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, हम किसी की सौगंध देके कोई कार्य करवाते हैं, शपथ देके कार्य करवाते हैं, अर्थात वो क्या होता है? वास्ता होता है। तो उस वास्ता देके जो कार्य करवाया जाता है, तो जो वास्ता दिया जाता है उससे पहले कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है? फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अगला देखो, किसी के पक्ष में या हित के लिए, हित होती है भलाई, हित होती है भलाई, हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, वो एक भलाई का कार्य कर रहे हैं किसी के पक्ष में, या अर्थात हम किसी का पक्ष ले रहे हैं, हम किसी के पक्ष में बोल रहे हैं, तो उसके लिए कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है? फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ही इज ऑलवेज रेडी टू वर्क, ही इज ऑलवेज रेडी टू वर्क फॉर मी, वो मेरे लिए कार्य करने के लिए प्रत्येक दिन क्या रहता है? तैयार रहता है। उसके लिए क्या किया गया? फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया। ही हैज ए टेस्ट फॉर आर्ट, उसको कला में क्या है? रुचि है या आनंद है। ये क्या है? किसके पक्ष के लिए कार्य कर रहा है? वो आर्ट के लिए, ये आर्ट है, कला के लिए कार्य कर रहा है, इसका पक्ष ले रहा है। फिर देखो, आई ऑलवेज फॉर गुडनेस, गुडनेस होती है अच्छाई। आई ऑलवेज वर्क, मैं हमेशा कार्य करता हूं फॉर गुडनेस, किसके लिए? अच्छाई के लिए। ये क्या है? किसका पक्ष ले रहा हूं मैं? इस अच्छाई का पक्ष ले रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? यहाँ पे आप दूसरा भी वर्ड ले सकते हो, जैसे आई ऑलवेज वर्क फॉर ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए कार्य करता हूं। तो आप किसका पक्ष ले रहे हो? यहाँ पे ऑनेस्टी का पक्ष ले रहे हो, ईमानदारी का पक्ष ले रहे हो। तो आप कैसा कार्य कर रहे हो? एक ईमानदारी पूर्वक कार्य कर रहे हो। तब कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है? फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। उससे आ गया परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। जाहिर सी बात हम बोल सकते हैं, ये टेंसों में हमने पढ़ा भी है, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा, चाहे प्रेजेंट का, चाहे पास्ट का, चाहे फ्यूचर का, तीनों में किसका प्रयोग किया जाता है? फॉर का प्रयोग किया जाता है। अर्थात हम बोल सकते हैं पीरियड ऑफ टाइम। टाइम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। तो जहां पे भी पीरियड ऑफ टाइम आएगा वहां पे हम कौन से का प्रयोग करेंगे? फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। अब ये एग्जांपल देखो, ही हैज बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 इयर्स, वो कितने साल से पढ़ा रहा है? 2 साल से पढ़ा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये फॉर आया हुआ है, ये किसके लिए आया हुआ है? ये टाइम दिया हुआ है, अर्थात हम बोल सकते हैं ये क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है। तो पीरियड ऑफ टाइम से पहले किसका प्रयोग किया जाता है? फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है।